तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अमेज़न प्राइम पर हाल ही में रिलीज की गई मूवी जिसका नाम है शेरनी। वैसे तो अच्छी और रियलिस्टिक कहानी होने के साथ साथ मूवी में एक सोशल मैसेज भी दिया गया है, लेकिन बिना मतलब और ज्यादा लंबे सीन होने की वजह से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे से भी ऊपर की है, जो कि देखने में थोड़ा बोरिंग हो जाती है और बार बार मूवी को फॉरवर्ड करने का मन करता है। लेकिन इस वीडियो में आपको काफी कम टाइम में ही पूरी कहानी पता लग जाएगी। साथ ही हम इस मूवी में दिए जाने वाला मैसेज को भी एंडिंग एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टोरी प्लॉट के सस्पेंस को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं थ्रिल से भरी इस एडवेंचरस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम जंगल का सीन देखते हैं, जहां पुलिस के कुछ आदमी अपने अंदाजे के हिसाब से जानवरों को कैप्चर करने के लिए कैमरास फिट कर रहे थे। तभी यहां वन विभाग की नई अधिकारी विद्या विंसेंट की एंट्री होती है। विद्या उनसे जंगल के वाटर होल के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उसे पता लगा था कि यहाँ का वाटर होल काफी दिनों से खाली पड़ा है। जब विद्या यहाँ के ठेकेदार के बारे में पूछती है, तब एक पुलिस वाला बताता है कि यहाँ का ठेकेदार एमएलए जी.के. सिंह का साला है, वो हमारी सुनता ही नहीं। तभी अचानक से यहाँ एक भालू दिखाई देता है और सभी लोग घबरा कर उसे भगाने के लिए शोर मचाने लगते हैं। शोर के कारण कुछ ही सेकंड्स में भालू फिर से जंगल के अंदर चला जाता है। अगले दिन विद्या के कहने पर ठेकेदार मनीष विद्या के ऑफिस पहुंचता है। अचानक से ऐसे पुलिस स्टेशन में बुलाए जाने पर मनीष थोड़ा घबरा गया था, इसीलिए वो विद्या को इम्प्रेस करने के लिए मिठाई भी लेकर आया था। लेकिन विद्या उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी लापरवाही के लिए उसे एक नोटिस थमा देती है। तभी वहां वन विभाग के हेड बंसल की एंट्री होती है। क्योंकि बंसल और एमएलए जी.के. सिंह के अच्छे रिलेशन थे, इसलिए बंसल उसे कुछ नहीं कहता और ये दोनों बातें करते हुए ऑफिस से निकल जाते हैं। बंसल का ऐसा बर्ताव देखकर विद्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी रात जब विद्या अपने पति पवन से बात कर रही थी, तो उसकी बातों से हमें समझ आता है कि विद्या डिपार्टमेंट में मौजूद लोगों की मनमानी से तंग आ चुकी थी। वो अपनी जॉब छोड़ना चाहती थी, लेकिन पवन उसे बताता है कि रिसेशन की वजह से हमारी कंपनी को काफी लॉस हो चुका है और कभी भी मेरी जॉब जा सकती है। पवन की बातें सुनने के बाद विद्या किसी भी तरह से अपनी जॉब को कंटिन्यू करने का सोचने लगती है। अगले दिन विद्या को पता लगता है कि गांव के एक खेत में किसी टाइगर ने जानवर पर हमला किया है, इसीलिए विद्या तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचकर वहां का जायजा लेती है। उसे पता लगता है कि टाइगर ने एक भैंस पर हमला करके उसे मार डाला। आमतौर पर टाइगर ऐसे हमला नहीं करते, टाइगर जंगल में ही रहते हैं, इसीलिए गाँव वाले इस घटना के बाद थोड़ा हैरान दिखाई दे रहे थे। पुलिस गांव के लोगों को बताती है कि 1 हफ्ते तक तुम यहाँ नहीं आ सकते। इस बात पर एक आदमी गुस्सा होते हुए कहता है कि इस तरह तो हमारे जानवर भूखे मर जाएंगे। यहाँ मामला थोड़ा गर्म होने लगा था, लेकिन विद्या उन्हें समझाते हुए कहती है कि अगर आप कुछ दिनों तक अपने जानवर यहाँ नहीं लाएंगे तो वो टाइगर भूख के कारण अपने आप ही जंगल की तरफ लौट जाएगा। ये सुनकर गांव वाले भी उनकी बात को समझते हैं। आगे विद्या हमला करने वाले टाइगर की पहचान करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड से रिक्वेस्ट करती है कि हमें किसी डीएनए एक्सपर्ट को बुलाना होगा। बंसल विद्या को समझा ही रहा था कि हम डीएनए एक्सपर्ट को नहीं बुला सकते कि तभी उसी डिपार्टमेंट में मौजूद हसन नाम का एक प्रोफेसर बताता है कि मैं डीएनए सैंपलिंग का काम कर लूंगा, क्योंकि हसन जूलॉजी का एक प्रोफेसर है और उसने कुछ महीनों पहले ही डीएनए सैंपलिंग की एक वर्कशॉप अटेंड की थी, इसीलिए वो विद्या की मदद करने के लिए आगे आता है। अगले दिन से ही हसन गांव वालों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जगह जगह पर नाटक करना शुरू करता है, ताकि वो नाटक के माध्यम से गांव के लोगों को समझा सके कि जंगल की तरफ जाना कितना खतरनाक हो सकता है। विद्या भी इन सब में हसन का साथ दे रही थी। ऐसे ही जब विद्या गांव वालों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां पर एमएलए जी.के. और उसके कुछ आदमी आकर अपनी पार्टी का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बंसल भी इस सब में जी.के. का साथ दे रहा था, इसीलिए विद्या और हसन भी चाहकर भी एमएलए को रोकने की कोशिश नहीं करते। अगले दिन जब एक चरवाहा जंगल के पास बकरियां चरा रहा था, तो एक टाइगर के हमले की वजह से वो भी मारा जाता है। और जब हसन वहां पर डीएनए सैंपलिंग के लिए जाता है, तो पी.के. सिंह नाम का एक आदमी उसे बॉडी के पास जाने से रोकने लगता है।
एक्चुअल में पीके सिंह यहाँ का एक्स एमएलए है और उसे इस बात की खुंदक थी कि एमएलए जीके और उसकी पार्टी के लोग डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किए जा रहे नाटकों में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। यहाँ विद्या पीके को आश्वासन देते हुए कहती है कि अगर बॉडी यहाँ ऐसे ही पड़ी रही तो जल्द ही गल जाएगी, हमें अपना काम कर लेने दो। विद्या किसी तरह से पीके को समझा देती है। इसके बाद हसन अपना काम पूरा करता है। अगले सीन में पीके अपने कुछ आदमियों को लेकर बंसल के ऑफिस में पहुंचता है। पीके बंसल को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस टाइगर के मामले को सुलझाना होगा। हम समझ पाते हैं कि बंसल काफी डरपोक किस्म का आदमी है। पीके की धमकी सुनकर वो फोन पर अपने सीनियर से बातें करता हुआ कहता है कि जल्द से जल्द हमारा ट्रांसफर करवा दो। अगले सीन में जब विद्या मृतक के घर वालों को मुआवजा देने के लिए जाती है तब पूजा नाम की एक औरत उन्हें बताती है कि 2 दिन से उस आदमी की बकरियां भूख के कारण तड़प रही थी। जिस जगह पर पहले हमारे जानवर चरने के लिए जाते थे वहां पर साईं प्रसाद के कहने पर काफी सारे पेड़ लगवा दिए गए। साईं प्रसाद एक्चुअल में पिछला वन विभाग का अधिकारी था और जब विद्या इस बारे में बंसल से बात करती है तब बंसल उसे बताता है कि वर्किंग प्लान के हिसाब से करीब करीब 1 लाख पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि गांव के पास सिर्फ वही एक फर्टाइल जमीन है, इसलिए आदेशों का पालन करते हुए हमें उस जगह पर पेड़ लगाने पड़े। आगे किसी टाइगर के पग मार्क से पुलिस वालों को एक टाइगर की लोकेशन का पता लगता है और विद्या भी वहां पहुंचकर जंगल के पास में ही एक बकरी को बांध देती है और खुद कांस्टेबल के साथ एक मचान पर बैठकर टाइगर के आने का इंतजार करने लगती है, ताकि जैसे ही टाइगर आए तो वो उसे डार्ट गन से बेहोश करके पकड़ सके। जब टाइगर झाड़ियों से बाहर निकलने वाला था तभी एमएलए जीके के आदमी शोर मचाते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। एमएलए और उसके आदमी यहाँ सिर्फ ये दिखाने के लिए आए थे कि उन्हें गांव वालों की कितनी परवाह है, लेकिन इसी चक्कर में विद्या का पूरा प्लान खराब हो जाता है और टाइगर फिर से घने जंगल में भाग जाता है। अगले दिन विद्या जब जानवरों के चढ़ने वाली जगह देखने जाती है तब पिंटू नाम का एक शिकारी उससे मिलने के लिए आता है। वो टाइगर को मारने में विद्या की मदद करना चाहता था। वो बताता है कि मैंने अभी तक 6 राज्यों में 7 टाइगर्स और 32 लेपर्ड्स को मारा है। विद्या को समझ आता है कि पिंटू को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ अपना रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए यहाँ आया है। क्योंकि विद्या उस टाइगर को जिंदा पकड़ना चाहती थी, इसीलिए विद्या उसके साथ काम करने के लिए मना कर देती है। अगले सीन में विद्या की मुलाकात नांग्या नाम के एक ऑफिसर से होती है और विद्या की बातों से हमें समझ आता है कि वो नांग्या की रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि नांग्या ने अपने कैरियर में काफी सारे केस सोल्व किए थे। ऐसे ही जब विद्या अगले दिन नांग्या का एक सेमिनार अटेंड कर रही थी तब विद्या को फोन कॉल के जरिए पता लगता है कि टाइगर के हमले के कारण एक और आदमी की जान चली गई है। और जब पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें पता लगता है कि पीके सिंह टाइगर का मुद्दा बनाकर गांव वालों को एमएलए जीके के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ भी भड़का रहा था। एक्चुअल में पीके ये सब कुछ आने वाले चुनाव में जीतने के लिए कर रहा था, असलियत में तो उसे भी लोगों की कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि पीके की बातों में आकर गांव के लोगों ने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वहां खड़ी पुलिस की एक जीप भी जला दी थी। ऐसे ही हसन जब वहां पहुंचा तो वहां की माहौल देखकर उसे भी बिना सैंपल लिए ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पीके अपने कुछ आदमियों को लेकर फिर से बंसल के ऑफिस में पहुंचता है और जैसे ही बंसल पीके को देखता है वो तुरंत छिपने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पीके और उसके आदमी किसी तरह से बंसल को ढूंढ लेते हैं। बंसल को घबराता देख पीके फिर से उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। इसके बाद बंसल किसी भी कीमत पर उस टाइगर को पकड़ना चाहता था। टाइगर को पकड़ने के लिए बंसल सबसे पहले ऑफिस में ही एक हवन का आयोजन करवाता है। यहाँ विद्या फिर से पिंटू को बैठा हुआ देखती है। आगे बंसल के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए पुलिसकर्मी जंगल में ही एक टेंट लगा लेते हैं ताकि जल्द से जल्द वो लोग टाइगर को पकड़ सके। यहाँ उन्हें पता लगता है कि जो टाइगर लोगों पर हमला कर रहा है वो एक्चुअल में एक शेरनी है। विद्या यहाँ भी अपनी टीम को समझाती है कि ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी टाइगर को नहीं मार सकते, हमें उसे पकड़कर पास के नेशनल पार्क में शिफ्ट करना होगा। लेकिन एमएलए के कहने पर अब बंसल ने पिंटू को भी इस टीम में शामिल कर लिया था। पिंटू की बातों से विद्या को समझ आता है कि वो अभी भी टाइगर को मारने के लिए उतावला हो रहा था। कुछ ही दिनों में ट्रैकिंग टीम शेरनी का पैटर्न ऑब्जर्व करके पता लगाती है कि हमला करने वाली शेरनी दूसरे जंगल में जाना चाहती है, लेकिन दूसरे जंगल तक जाने के लिए उसे गांव और खेतों के बीच से गुजरना होगा, इसीलिए वो बार बार गांव के लोगों पर हमला कर रही थी। विद्या के कहने पर गांव के लोगों को ये खबर दे दी जाती है कि
कि आज कल में ही टाइगर गांव से होकर गुजरेगा, इसलिए कोई भी 2 दिन तक घर से बाहर ना निकले। लेकिन वहीं का एक जमींदार पुलिस वालों का विरोध करते हुए उन्हें वहां से भगा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मजदूरों की छुट्टी पर जाने की वजह से उसे कोई नुकसान हो। अगले दिन ही जब पिंटू उस शेरनी की तलाश में जंगल से निकल रहा था, तब उसे एक टाइगर दिखाई देता है। जैसे ही पिंटू उस पर गोली चलाने वाला था, तभी एक कांस्टेबल उसे रोक देता है। कांस्टेबल बताता है कि ये वो शेरनी नहीं है जो लोगों पर हमला कर रही है। इसी बात पर पिंटू उस कांस्टेबल को डांटने लगता है। एक्चुअल में कांस्टेबल सही बोल रहा था, लेकिन पिंटू को इस बात का गुस्सा था कि एक और टाइगर उसके हिट लिस्ट में शामिल होने से बच गया। जब कांस्टेबल और विद्या पिंटू के इस बिहेवियर के बारे में बंसल से बात करते हैं, तो बंसल उन्हें ये कहकर टाल देता है कि मैं पिंटू को समझा दूंगा। जहां एक तरफ विद्या और हसन किसी तरह से टाइगर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ टाइगर वाले मामले को ही मुद्दा बनाकर एमएलए जीके और पीके सिंह आने वाले चुनाव के लिए प्रचार करने लगते हैं। आगे विद्या गाँव की औरतों से बात करके उन्हें घर से ही काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगले दिन ही इन्हें पता लगता है कि जिस शेरनी के पीछे ये लोग पड़े हैं, उसने कुछ महीने पहले ही 2 बच्चों को जन्म दिया था और वो दोनों बच्चे भी इस वक्त जंगल में ही मौजूद हैं। इस बात का पता लगने के बाद पिंटू बंसल को सलाह देता है कि हमें उस शेरनी के साथ साथ उसके बच्चों को भी मार डालना चाहिए। पिंटू की इस बात पर विद्या और हसन काफी गुस्सा करते हैं। विद्या बंसल को समझाते हुए कहती है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो बच्चे भी आदमखोर हैं, तो हमें उन्हें सेफ रखना ही होगा। बंसल किसी तरह से यहाँ के मामले को शांत करते हुए कहता है कि हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। उसी रात विद्या को पता लगता है कि पिंटू बिना किसी की इजाजत के जंगल में शिकार करने के इरादे से घूम रहा था, इसीलिए विद्या भी तुरंत जंगल में पहुंचकर उसकी रिकॉर्डिंग करवाना शुरू करती है और उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि कानून तोड़ने के जुर्म में मैं तुम्हें सजा दिलवा सकती हूँ। पुलिस वाले को रिकॉर्डिंग करता देख पिंटू बिना कुछ बोले ही यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद विद्या पिंटू के खिलाफ केस करने का सोचती है, ताकि उसे अवैध रूप से शिकार की कोशिश करने के जुर्म में अंदर करवा सके। जब विद्या इस बारे में नांग्या सर से बात करती है, तो नांग्या उसे समझाता है कि तुम्हें केस करने की कोई जरूरत नहीं है, पिंटू कल सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। और जैसे कि नांग्या सर ने कहा था, पिंटू सुबह के 3 बजे ही चोरी छुपके गांव से निकल जाता है। अब जाकर विद्या चैन की सांस लेती है, क्योंकि पिंटू के कारण विद्या अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब विद्या अपने क्वार्टर में पहुंचती है, तब उसे पता लगता है कि पवन और उसकी फैमिली यहाँ बिना बताए ही आ गए थे। एक्चुअल में पवन विद्या को सरप्राइज देना चाहता था, जिसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हो चुका था। अगले दिन विद्या को समझ आता है कि दूसरे जंगल में जाने के लिए शेरनी के पास उस गांव के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले जो रास्ता हुआ करता था, अब वहां पर कॉपर की एक बड़ी सी खदान खोद दी गई है। इसके अलावा यहाँ एक हाईवे भी बन चुका है। अगले सीन में विद्या की माँ हमेशा की तरह ही विद्या से बच्चा पैदा करने की बातें करने लगती है, लेकिन अपनी जॉब और लाइफस्टाइल के चलते विद्या के साथ साथ पवन का भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। रात के टाइम जब विद्या और हसन की फैमिली साथ में डिनर कर रहे थे, तब विद्या को फोन कॉल पर पता लगता है कि गांव में एक और आदमी मारा गया है। हसन और विद्या अपना खाना बीच में ही छोड़कर लोकेशन की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ फिर से पीके सिंह गांव वालों को भड़काने का काम कर रहा था। हसन विद्या के कान में बताता है कि जो आदमी अभी मारा गया है, उसे शेर ने नहीं बल्कि किसी भालू ने मारा है। लेकिन अभी ये बात इन लोगों को बताना ठीक नहीं होगा। सभी लोग भड़के हुए हैं, इसीलिए विद्या भी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। अब तक एमएलए जीके भी यहाँ पहुँच चुका था और इन दोनों गुटों के बीच में हाथापाई शुरू होने लगती है। कुछ ही दिनों में आदमखोर शेरनी का मुद्दा न्यूज चैनल पर भी फैल चुका था, इसलिए वहाँ के मंत्री जी खुद इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पहुँचते हैं। क्योंकि मंत्री जी पिंटू के पुराने दोस्त हैं, इसलिए पिंटू भी उनके साथ यहाँ आया था। मंत्री जी पिंटू को ही ये ऑपरेशन लीड करने की जिम्मेवारी सौंपते हैं। इसके अलावा वो नांग्या को पुलिस टीम का हेड बना देते हैं। विद्या मंत्री जी को बताती है कि जो आखिरी आदमी मारा गया है, उस पर किसी भालू ने हमला किया था, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मंत्री जी कहते हैं अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जल्द से जल्द टाइगर के मामले को सुलझाना होगा। इसके बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं और ऐसे ही पुलिस की टीम को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक शेरनी और उसके 2 बच्चे सड़क
क्रॉस करके दूसरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। ये बात सुनकर सभी लोग उस लोकेशन की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन काफी देर तक छानबीन करने पर भी किसी को कोई भी शेरनी या उसके बच्चे दिखाई नहीं देते। क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, इसलिए नांगिया के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सभी लोग जंगल से लौट जाते हैं। वापस जाते वक्त ही गाँव के 2 लोग पिंटू को टाइगर की लोकेशन के बारे में बताते हैं। पिंटू उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, और इसके बाद पिंटू तुरंत अपने आदमियों के साथ उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर पिंटू वहां के एरिया में मेल टाइगर के यूरिन को गिरा देता है ताकि उसकी गंध सूंघकर शेरनी यहां आ सके। जैसे ही शेरनी वहां आती है तभी पिंटू गोली मारकर उसे मार डालता है। अगली सुबह जब विद्या को इस घटना के बारे में पता लगता है तब विद्या काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो उस शेरनी को जिंदा पकड़ना चाहती थी। विद्या काफी गुस्से में थी, इसीलिए वो पिंटू के खिलाफ एक्शन लेने की बातें करने लगती है, लेकिन नांगिया विद्या से कहता है कि इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। नांगिया की बातों से विद्या को समझ आता है कि जिसे वो अब तक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर समझ रही थी वो भी एक्चुअल में एक करप्ट इंसान है। विद्या अब इस सिस्टम से तंग आ चुकी थी, इसीलिए अगले दिन ही वो अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करके इस नौकरी को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही उसे शेरनी के बच्चों की लोकेशन का पता लगता है तो विद्या अपना रेजिग्नेशन लेटर फाड़ कर तुरंत उस लोकेशन के लिए रवाना होती है। आखिरकार विद्या किसी तरह से उन बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती है। विद्या की ईमानदारी को देखते हुए नांगिया सर ने उसका ट्रांसफर करवा दिया था। अब वहाँ किसी नए ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी गई थी। नए ऑफिसर की एंट्री होते ही अब वहाँ का स्टाफ उनकी चापलूसी करना शुरू कर देता है, और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि विद्या की ड्यूटी अब किसी म्यूजियम में लगा दी गई है। यहाँ भी विद्या पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करने में लग जाती है। ऐसे ही विद्या उस म्यूजियम में मौजूद शेरनी के स्टैचू को देखने लगती है, और इसी सीन के साथ ही मूवी खत्म होती है। अगर एंडिंग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस मूवी में हमारे मौजूद सिस्टम में कुछ खामियों को दिखाया गया है। मूवी में बताया गया है कि कैसे एक ईमानदार ऑफिसर चाहकर भी अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं कर सकती। इसके अलावा भी पेड़ लगाने वाला टारगेट और जानवरों की सुरक्षा करने का कानून सिर्फ नाम के लिए ही रह गया है। असलियत में ज्यादातर लोगों को सिर्फ अपनी निजी लालच से ही मतलब होता है, उन्हें असलियत में लोगों की कोई परवाह नहीं है। आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।